ट्रम्प वैसे ही है बात चीजों में बिल्कुल बचकानी हरकतें उनकी, मतलब हिज रिएक्शंस वगैरह, और बात चीजों में ही इज वेरी सीरियस। तो ट्रम्प को समझने के लिए पहले ये समझना कि उसने पहले टर्म में क्या गलतियां की। देखिए, पहले टर्म और सेकंड टर्म के एजेंडा में कोई फर्क नहीं है, इट इज द सेम थिंग। इन्होंने जब भी हार्ले डेविडसन को लेकर टैरिफ लगाने की कोशिश की थी, चाइना पे टैरिफ लगाया, नेफ्टा को नेगोशिएट किया, कनाडा और मेक्सिको पर भी टैरिफ लगाए, अभी भी वैसी ही चीज उसने की है एट अ बिगर स्केल। लेकिन फर्क ये है कि ही लर्न हाउ टू गेट थिंग्स डन। तो पहली बार जब उसकी जो स्टाफ थी जिनको उसने सेलेक्ट किया था, आपको याद है जनरल से भरे हुए थे, राइट? अब तो सारे छिचोरे जमा कर लिए उसने। तो वो जो जनरल्स थे दे वर एक्टिंग एज ए ब्रेक ऑन हिम। तो इट वाज लाइक गाड़ी चला रहा था विद ब्रेक। लेकिन अब जितने भी बंदे हैं दे आर एक्सीलरेटर दबाने वाले लोग हैं, मतलब ट्रम्प से तेज जाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो ही हैज कलेक्टेड पीपल हु विल डू व्हाट ही वांट्स। जैसा कि पाक बॉन्डी को ले लें या जेडी वैंस को ले लें या किसी को भी ले लें आप, दे आर ऑन द एजेंडा एंड दे आर ट्राइंग टू पुश इट। तो इसलिए इतना ज्यादा असर नजर आ रहा है। लेकिन वो बचकानी हरकतें हैं, मुझे लगता है कि ही हैज एन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स टुवर्ड्स ओबामा। तो पहले तो ओबामा ने, जब ओबामा से पूछा गया था जब 2016 में ट्रम्प ने जीता था, तो ओबामा ने मजाक से कहा था कि मैं तो 2 टर्म जीता। तो अब वो चुप गई थी ट्रम्प को। अब ट्रम्प ने भी 2 बार जीत गया है, राइट? अब हाउ इज ही गोइंग टू इक्वल ओबामा? बाय विनिंग द नोबेल प्राइज, राइट? अब उसके लिए एक एजेंडा, साइड एजेंडा कह सकते हैं आप, कि वी शुड ट्राई एंड गेट हिम इन नोबेल प्राइज, और नोबेल प्राइज के लिए दे वांट टू प्रमोट हिम एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पीस। तो अब 7 सीज फायर्स क्लेम कर रहे हैं वो, इथियोपिया और इजिप्ट के बीच में, और ये जो ईरान और इजराइल के बीच में भी एजेंडा है उनका, अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में है, रवांडा अफ्रीका में, रवांडा और जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है, सो ये कंबोडिया और थाईलैंड, सो के बीच में ही इज क्लेमिंग ऑल ऑफ दिस। तो सबसे ज्यादा रेजिस्ट कौन कर रहा है इस इश्यू पे? मोदी है। मोदी तो कह रहे हैं कि नहीं हुआ। पाकिस्तान ने तो बहुत ही स्मार्ट मूव किया कि एक्सेप्ट कर लिया कि ट्रम्प का इंटरवेंशन वाज क्रिटिकल, और नॉमिनेट भी कर दिया उनको नोबेल प्राइज। और उसके बाद अब ये अजरबैजान आर्मीनिया वाला कर रहे हैं, खुद नेतन्याहू ने कर दिया है। तो आई थिंक ही इज पर्सनली ए लिटिल इरिटेटेड विद मोदी कि मैं कहते रहता हूँ ये मेरे दोस्त हैं और ये मुझे प्रमोट नहीं कर रहे हैं फॉर नोबेल प्राइज। आई थिंक दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। बट आई थिंक दूसरी एस्पेक्ट ये है कि इंडिया का जो ट्रेड रिजीम है ना आरजू, इट इज डेफिनेटली अनफेयर टू अमेरिका। तो फॉर एग्जांपल अमेरिका के, अगर आप पिछले नवंबर में अगर हम देखते तो अक्रॉस द बोर्ड 3% एवरेज है अमेरिका का इंडिया पे टैरिफ, और इंडिया का अमेरिका पे 17% से ज्यादा एवरेज है। तो देयर इज ए ह्यूज मार्जिन इन टैरिफ। तो अगर आप किसी इंडियन एक्टिविस्ट वगैरह से बात करेंगे तो वो कहेंगे भाई हम हमारी एग्रीकल्चर और हमारी डेयरी कैसा खोलेंगे कि ये जीएमओ आ जाएगा, पहले उनकी गायें जो है सो नॉन वेज खाती हैं, फिर हम कैसा उनका, हम वेजिटेरियंस है, उनका बटर, उनका चीज़ कैसा खाएंगे। तो एक कल्चरल एस्पेक्ट है। दूसरा के क्योंकि अमेरिका हाईली सब्सिडाइज्ड है फार्मिंग, वो खत्म कर देगी इंडिया की एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री को। लेकिन वो सब छोड़ दें आप, पता है अमेरिकन कार्स पे 60% टैरिफ है, अमेरिकन मोटरसाइकिल पे 150 था, अब अभी भी 60% है। मेडिकल इक्विपमेंट जो आता है अमेरिका से उस पे भी 60% है। तो जो नॉन डेयरी नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उस पे भी 60-70% है। तो मुझे लगता है कि अगर इंडिया 1 महीने में अपना डील कर लेती तो बन जाता डील, उनको मिल जाते 12-15% टैरिफ और खत्म हो जाते। लेकिन ये जो इंडिया ने खींचा है ना इसको 6 महीने, तो मेरी पर्सनल थ्योरी ये है कि कई बार ट्रम्प को ब्रीफिंग की गई कि वो पूछता क्या हो रहा है इंडिया के साथ, तो ही सर सर उस पे मेडिकल इक्विपमेंट पे अटके हुए हैं। ही सेड व्हाई आर दे ब्लॉकिंग मेडिकल इक्विपमेंट। फिर उसके बाद फिर थोड़े दिन के बाद पूछा व्हाट इज हैपनिंग विद इट, सर वी आर स्टक ऑन कार्स, वी आर स्टक ऑन दिस। तो उसको डिटेल्स जैसा जैसा मालूम पड़ते जा रहे हैं कि इंडिया क्या क्या ब्लॉक किया हुआ है, इज गेटिंग इरिटेटेड विद इंडिया। ही सेड हमारे दोस्त हैं, हम इतनी मदद करते हैं, दे आर ट्राइंग टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी टू इंडिया, इंटेलिजेंस वगैरह, एंड दे सीम टू बी ब्लॉकिंग अस। फिर जो नॉन टैरिफ बैरियर्स भी है वो भी बहुत सख्त लगाए हुए हैं इंडिया ने। सो इंडिया इज ए वेरी प्रोटेक्टिव इकोनॉमी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। खुद वेरी प्रो मोदी लोग कह रहे हैं चलिए इसका बहाने से हम रिफॉर्म्स कर लेते हैं हमारी इकोनॉमी, सो दिस माइट बी ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो आई थिंक दूसरी चीज ये है कि ही इज गॉट इरिटेटेड विद दिस इशू, मोदी ट्रम्प मोदी की तरफ और इंडिया की तरफ। और तीसरी चीज ये है कि ये चाइना से डायरेक्ट डील कर रहे हैं।
स्कॉट बेसेंट जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, उनसे एक सवाल पूछा गया था कि भाई आप इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन इंडिया से डबल तेल रशिया का तो चाइना खरीदता है, तो आप चाइना पे क्यों नहीं लगा रहे टैरिफ? तो उसने बहुत ही ऑनेस्ट जवाब दिया। उसने कहा देखो, इन द पास्ट हमारे जो इकोनॉमिक कंपेटिटर्स थे वो हमारे एलाइज थे, जैसा कि जापान, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन। हमारा जो दुश्मन था वो सोवियत यूनियन था, लेकिन वो इकोनॉमिकली कमजोर। सोवियत यूनियन की पूरी हिस्ट्री में सिर्फ एक बार इट हैड 12% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी आल्सो, उससे ज्यादा कभी नहीं हुआ। चाइना तो अभी कुछ 18-19% के ऊपर हो गया है अभी ग्लोबल जीडीपी। तो स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं कि देखिए, ये पहली बार ऐसा है कि अमेरिका का जो इकोनॉमिक चैलेंजर है वो हमारा जियोपॉलिटिकल दुश्मन भी है। सो वी हैव टू डील विद चाइना वेरी डिफरेंटली। प्लस चाइना के पास लेवरेज है, जो रेयर अर्थ मटेरियल्स है, मैग्नेट्स है, और चाइना ने इस पंगे के लिए प्रिपेयर कर लिया। देखिए, पहले एक जमाना था, चंद साल पहले अमेरिका वाज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। अब चाइना इज बिकम द थर्ड बिगेस्ट अमेरिका के लिए। कनाडा, क्योंकि ये बंद कर रहे हैं ऑलरेडी, यूरोप भी बंद कर रहा है चाइना से ट्रेड, लेकिन चाइना ने दूसरी जगह घुस गया, इंक्लूडिंग इंडिया। अब देखिए, आप इंडिया में बहुत ट्रेड होता है लोग। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये तीन चीजें होंगी कि अब हम चाइना से डायरेक्टली डील कर रहे हैं, वी डोंट नीड इंडिया दैट मच, तो स्ट्रेटेजिकली वैल्यू कम हो गई है। दूसरा, इरिटेटेड विद इंडियाज प्रोटेक्शनिस्ट। तीसरा, वो जो उनको नोबेल प्राइज के लिए ब्लॉक किया हुआ है। तो इन दोनों की वजह से आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप इज बिकमिंग वेरी, कहना चाहिए, लेस प्रो इंडिया। लेकिन सर, हमेशा से मैं जो बिकॉज मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, मेरे फादर भी जर्नलिस्ट थे, तो हम अक्सर सुना करते थे कि अमेरिका का जो भी प्रेसिडेंट आ जाए, कोई भी पार्टी पावर में आ जाए, इनकी पॉलिसीज नहीं बदलती, चाहे वो पाकिस्तान के लिए हो, चाहे किसी भी कंट्री के लिए हो। लेकिन ट्रंप के आने के बाद हम देखते हैं कि पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं। कभी हम अचानक से लाडले हो जाते हैं, कभी अचानक से हम बुरे लगने लग जाते हैं। भारत से बहुत नजदीकियां थी, मोदी जी से बहुत दोस्ती यारी चल रही थी, वो तो बहुत कहा भी करते थे, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, वो जो लोग कई बार बोल रहे हैं। तो सर आपको लगता है कि अभी भी पॉलिसीज वही रहती है किसी भी प्रेसिडेंट के आने से, या नहीं, हर प्रेसिडेंट आके अपने हिसाब से चल रहा है? तो मैं आपको दोनों जवाब दे देता हूँ। जब बाइडेन जीते थे तो उन लोगों ने एक आर्टिकल मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि क्या तब्दीलियां आएंगी, तो मैंने कहा था कि तब्दीलियां छोड़ दें, कंटिन्यूटी क्या है वो देखें। इंटरनेशनल रिलेशन जब पढ़ते हैं, एक बड़ी थीम रहती चेंज एंड कंटिन्यूटी। तो जो रियलिस्ट है वो कहते हैं कि देखिए, मिसाल के तौर पे नेपाल को ले लें। नेपाल के पड़ोसियां न्यूक्लियर पावर्स हैं, कोई भी बंदा प्रेसिडेंट बन जाए उसके पास बहुत कम ऑटोनॉमी है टू डील विद इंडिया या चाइना, राइट? तो पावर कैपेबिलिटीज तो आपके इलेक्शन की वजह से तो नहीं बदलते, तो दैट इज व्हाई देयर इज सम कंटिन्यूटी। तो ट्रंप ने चाइना पे टैरिफ लगा दिए थे इन हिज फर्स्ट टर्म। ट्रंप ने कैपिटल मूव कर दिया था इजराइल में एम्बेसी मूव कर दी थी फ्रॉम तेल अवीव टू जेरूसलम। ट्रंप ने गोलान हाइट्स का एनेक्सेशन को रिकग्नाइज कर लिया था। ये एक 3 मिसाल दे रहा हूँ। और JCPO कैंसिल कर दिया ईरान के साथ। बाइडेन आए, एक भी चीज नहीं बदली उसमें से, उल्टा उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिए थे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे चाइना पे, राइट? तो यू सा कंटिन्यूटी देयर। लेकिन ट्रंप ने पहले टर्म में ही गॉट आउट ऑफ द पेरिस अकॉर्ड्स एनवायरनमेंट के। बाइडेन आते वापस अंदर आ गए। ट्रंप ने नेटो को बहुत दबाया, बाइडेन ने नेटो को बहुत चढ़ाया। सो यू कैन सी द डिफरेंस आल्सो, देयर इज कंटिन्यूटी। तो अगर आप अब डोनाल्ड ट्रंप को देखें तो उन्होंने फिर पेरिस अकॉर्ड से निकल गए, लेकिन तीनों टर्म्स में एब्राहमिक अकॉर्ड्स वैसे का वैसे ही है। आप देख सकते हैं कोई तब्दीली नहीं आई, अंडर ट्रंप 1, अंडर ट्रंप 2 और बाइडेन। सो देयर आर सम कंटिन्यूटीज। तो जो इनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो फर्क है और जो पर्सनालिटी जो प्रेसिडेंट की लाती, ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स है। द पर्सनालिटी ऑफ ट्रंप एंड रिपब्लिकन इंस्टेड ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी। तो उसमें आप देख सकते हैं कि यूक्रेन की तरफ थोड़ा पॉलिसी बदली, लेकिन ट्रंप ने नेटो छोड़ा नहीं। देखिए, ही इज मेड वेरी लिटिल, बातें तो बहुत की, लेकिन तब्दीली, जेन्युइन तब्दीली कुछ भी नहीं आई ना विद रिगार्ड्स टू नेटो की समिट को ये बराबर जा रहे हैं, G2 को ये बराबर जा रहे हैं, G20 वगैरह। सो आई थिंक दैट देयर इज मोर लॉट ऑफ कंटिन्यूटी। इसलिए आई थिंक कि वो लोग जो समझ रहे हैं कि हम 3 साल तक ट्रंप को बर्दाश्त कर लेंगे और उसके बाद जो अमेरिकन प्रेसिडेंट आएगा वो तब्दीलियां करेगा,
they could make a mistake. You have to be very sophisticated कि क्या चीज़ें कंटिन्यू करेंगे और क्या चीज़ें नहीं. एंड आई थिंक कि ये न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने. देखिए, ट्रंप ने इतनी, मतलब क्या कहना चाहिए, बहुत ही अगली तरीके से उसने डिपोर्टेशंस किए हैं लोगों को. आपको पता है अभी भी इतने पीरियड में बाइडन और ओबामा ने ट्रंप से ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया, लेकिन वो बदसूरती नजर नहीं आई थी, राइट, अमेरिका की. वी डिडंट इवन टॉक अबाउट इट. लेकिन यहाँ पे चर्चा ज्यादा, वो मतलब बादल गरज ज्यादा रहे हैं, बरस कम रहे हैं अंडर डोनाल्ड ट्रंप. तो बट दैट इज ऑल्सो ए स्ट्रैटेजी. ही इज ट्राइंग टू मेक अमेरिका लेस अट्रैक्टिव टू इमिग्रेंट्स. लेकिन बंद तो कर दिया उसने इमिग्रेशन. इलीगल तो बिल्कुल नेक्स्ट टू जीरो हो गया है. सो ही हैज सम अचीवमेंट्स एंड सम डिफरेंसेस. लेकिन आई मीन, वरना हमारे जैसे प्रोफेसर्स की नौकरी ही नहीं कि the whole job is to say what is continuing, what is changing, what is continuing, what is changing. तो I think इसके वजह से भी, because China has become more and more powerful, तो अमेरिका की पॉलिसी obviously is trying to adjust to that. I think इंडिया को लेके जो सबसे बड़ा चेंज आया है, मैं थोड़े रिपब्लिकन से बात कर रहा था, तो वो लोग कह रहे थे मुझे कि इंडिया को स्ट्रेटेजिकली थोड़ा डाउनग्रेड कर दिया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने. तो इंडिया पे सिर्फ टैरिफ को लेके नहीं हमला हो रहा है, कई हमले हो रहे हैं इंडिया को लेकर. अब स्टूडेंट वीज़ा 70% तक कैंसिल हो चुके हैं. फिर आपने एक नई खबर नहीं सुनी होंगी या सुनी होंगी कि अब अमेरिका के वीज़ा के लिए आपको $15,000 डिपॉजिट करने पड़ेंगे. अभी फाइनलाइज नहीं हुआ उसका रूल. मतलब अगर आपकी फ्लाइट लेट हो गई, आप 2 दिन लेट हो गए. मेरे फादर जब यहाँ आए थे, जाने से 3 दिन पहले उनको हार्ट अटैक हो गया था, तो और 2 महीने रुक के इलाज करवा के फिर वो गए थे वापस. सो वो 15,000 डूब जाते थे, यू नो, इन अ सिचुएशन लाइक दिस. जिस देश का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसा हो, उसे दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं होती. और ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रही हैं अमेरिका की अपनी ही डिफेंस कंपनियां, जो आज लिटरली रो रही हैं. क्यों? क्योंकि ट्रंप की पॉलिसी ने एक बार फिर शिव ग्लोबली हलचल मचा दी है. ट्रंप दुनिया के किसी भी देश के खिलाफ एक्शन ले, सबसे पहले चोट लगती है उनकी अपनी ही हथियार कंपनियों को. बाकी नुकसान बाद में, लेकिन अमेरिकी डिफेंस सेक्टर की धुलाई पहले पक्की. और मजेदार बात यह, जितना कोई देश अमेरिका का करीबी होता है, उतनी ही जोर से ट्रंप उसकी धुलाई करते हैं. यकीन नहीं आता? तो सुनिए. आपको लग रहा होगा ट्रंप भारत के खिलाफ ज्यादा सख्त हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड की कहानी सुनेंगे तो कहेंगे अरे भारत से भी ज्यादा पंगा तो ट्रंप ने वहां ले लिया. पहले 35% टैरिफ लगाए, 6 महीने तक दोनों देशों में ट्रेड डील पर बातचीत चली, लेकिन नतीजा शून्य. और फिर ट्रंप ने कर दिया बड़ा वार, 60% टैरिफ. साथ ही धमकी, अगर बात नहीं बनी तो 100% से ऊपर भी कर दूंगा. ये उस देश के साथ जो अमेरिका का क्लोजेस्ट एलाय है और जहां खुद ट्रंप और उनके कई अरबपति दोस्तों की मोटी मोटी प्रॉपर्टीज पड़ी हैं. कोई लॉजिक नहीं, बस दादागिरी. लेकिन ट्रंप भूल गए, ये वही स्विट्जरलैंड है जिसने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में दोनों पक्षों को बेवकूफ बनाया और दोनों से माल लूटा था. तो हुआ क्या? स्विट्जरलैंड ने पलटवार का फैसला किया. सबसे पहला झटका, $99 बिलियन की F-35 फाइटर जेट डील कैंसिल करने की तैयारी. 2 दर्जन से ज्यादा F-35 खरीदने थे, अब नहीं लेंगे. सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी सांसदों ने मिलकर सरकार को लेटर लिख दिया. अब ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दो. और ये तो बस शुरुआत है. कम से कम $5 बिलियन के और डिफेंस ऑर्डर भी कैंसिल होंगे. इसके साथ साथ फाइनेंशियल सेक्टर में भी अमेरिका को बड़ा झटका लग सकता है. यानी साफ है, एक और एलाय अब ट्रंप की पॉलिसी से दुश्मन बनने की तरफ बढ़ चुका है और धीरे धीरे पूरा यूरोप अमेरिका से दूर जा रहा है.